तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी जोन जीएस के में। दोस्तों, हम लोग बीएमडब्ल्यू या बीडब्ल्यू का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि ये मैं आपको पहले ही बता चुका था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर लाया जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन लाने में थोड़ा सा देरी हुई है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है मैं भी एक पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हूँ। तो मेरे कॉलेज में भी आप लोगों के जैसा क्या नाम है कि तो वाइवा एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहा था, जिसके कारण ज़्यादा लेट हो चुका है। ठीक है। और अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है, साथ साथ में सारी चीज़ सारी बातों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लेट से आया है फिलहाल। अच्छा वीडियो है आपके लिए। आप बस चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि ज़्यादा प्यार मोहब्बत दिखाएंगे दोस्तों तो कंटिन्यू आपका वीडियो आता रहेगा, लगभग 2-3 पार्ट आपका बनाया जाएगा। क्योंकि बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, बस आप उतना पढ़ोगे एग्जाम में अच्छा नंबर गेन करोगे। ठीक है। यदि आप लोगों ने प्यार मोहब्बत ज़्यादा नहीं दिखाया, यानी कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है, तो यानी कि बस आप लोग जान लीजिए, क्योंकि मेहनत करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। ठीक है। तो यदि उस पर मतलब कोई यदि कुछ मतलब काम किया जा रहा है, उस पर रिजल्ट अच्छा ना मिले तो अच्छा भी नहीं लगता, काम करने में मज़ा भी नहीं आता है। ठीक है। तो बातें चीतें ज़्यादा नहीं करनी है, बस आपसे इतना इतना रिक्वेस्ट करना है कि आप चैनल पर नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपका बहुत ही लंबा चलने वाला है। चैनल न्यू है अभी फिलहाल, इसीलिए उतना व्यूज नहीं आ पा रहा है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, जो भी कंटेंट दिया जाता है इस चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है और बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है। आपका थर्ड सेमेस्टर में खास तौर से सिविल वालों में, ठीक है, यह बिल्डिंग ड्राइंग है तो आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, वो भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लास चलेगा आपका। 6 सब्जेक्ट है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, बिल्डिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, सोम है, एचएचएम है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोलिक जिसे बोला जाता है। तो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, आपका सारे सब्जेक्ट इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, नोट सहित मिलेंगे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़ने के साथ आपका आपका कोई भी मतलब यानी कि लॉस नहीं होने वाला है। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको हर टाइप का इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। ठीक है, आपके स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऊष्मागतिकी निकाय, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। देखिए, आपको याद रखना है यार, देखो इंग्लिश का जो यहाँ पे देखो आपका टेक्निकल टर्म पूछता है, कभी पूछेगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, ठीक है, समझाइए। तो आपको नहीं पता रहेगा तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि देखो पता रहेगा हमको थर्मोडायनेमिक्स का, यानी कि यदि हम हिंदी में जानेंगे कि ऊष्मागतिकी क्या होता है, ऊष्मागतिकी निकाय तो लिख देंगे। बट यदि हमको पता ना रहे थर्मोडायनेमिक्स, तो हमको तो पता है इसका आंसर ऊष्मागतिकी के नाम से जानते हैं। इसका ऊष्मागतिकी भी थर्मोडायनेमिक्स को ही कहा जाता है। तो यानी कि कहने का तात्पर्य मेरा बस इतना है कि आपको ऊष्मागतिकी निकाय के भी बारे में जानना है, उसका सॉरी ऊष्मागतिकी निकाय और थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि आपको दोनों नाम याद रखना है। ठीक है, इंग्लिश टर्म भी और हिंदी टर्म भी। ठीक है, इतना कर सकते हो यार, अब भी इंजीनियर हो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि आपसे एग्जाम में, ठीक है, इस तरह पूछ पूछ लेता है तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आपको देखो यहाँ पे इंग्लिश है ना, थर्मोडाइनमिक सिस्टम, तो आपको इस तरह लिख के दे देगा, हिंदी में दे देगा आपको थर्मोडाइनमिक्स को। ठीक है, समझाइए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे वहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बस आपको चीज़ों को बस समझते रहना है और जानिए बस कैसे क्या होता है। ठीक है, तो बस आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है वीडियो में। और यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को दबा रहे हैं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर रहे हैं, तो इसका पार्ट 3 तक आएगा और बिल्कुल बेहद बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में दिए थे, चूँकि हम लोगों का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, बट आपका ऑफलाइन है, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा धैर्य के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी निकाय यानी थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम चूँकि जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर आपको आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा। फिलहाल अभी आपको लिखना नहीं है। ठीक है, चीज़ों को पहले समझना है, उसके बाद लिखना है। देखिए, मैं एक बहुत सारी क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए, आप लोगों के लिए, उसमें ज़्यादातर थ्योरियाँ रहेंगी, थ्योरी पार्ट है आपको। तो चीज़ों को तुरंत नहीं लिखना देखते, ठीक है, उसमें अब मैं आपको पॉइंट करके लिखाऊंगा, जहाँ से लिखाऊंगा वहाँ से आपको लिखना है। क्योंकि देखिए भाई, वहाँ पे मैं आपको इसके पहले मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा था, यानी कि ये भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बट वहाँ पे आपका सिलेबस था यानी चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा था, तो चीज़ें थोड़ा सा लिखवाई जा रही थी अधिक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका बिल्कुल, ठीक है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, हर तरीके से आपको लिखाया जाएगा, बिल्कुल आपको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, कोई भी यहाँ पे आपको मतलब झुका झुका नहीं जाएगा आपको समझाने में या फिर बताने में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग ऊष्मागतिकी होता क्या है। यहाँ पे देखिए लिखा है ऊष्मागतिकी निकाय। ठीक है, लिखा है ऊष्मागतिकी निकाय यानी कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम वह स्थान है जहाँ हम किसी गैस या भाप की संतति, ठीक है, संतति यानी कि द्रव्यमान बोला जा सकता है, जिसे इंग्लिश में मास बोला है, ठीक है,
एवं ऊर्जा एनर्जी के अंतरण ट्रांसफर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, निकाय का आयतन परिवर्तनीय हो सकता है। ऊष्मागतिकी निकाय की गैस या भाप का वास्तविक या कल्पित घेरा उसकी सीमा बाउंड्री कहलाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो? ऊष्मागतिकी निकाय की गैस, ठीक है, या भाप का वास्तविक जो कल्पित घेरा होता है उसकी क्या कहती है? बाउंड्री कहलाता है। निकाय की सीमा बाउंड्री स्थिर या परिवर्तनशील हो सकती है। समझ पा रहे हो आप? ऊष्मागतिकी क्या होता है एक बार और देख लेते हैं यार। देखो, एक बार और चीज़ों को पढ़ लिया जा रहा है। ठीक है, साथ साथ आपको क्लियर करते जाना, क्योंकि आपका एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, हमारा भी एग्जाम 27 से स्टार्ट है और अप्रॉक्स आप लोगों का भी लगभग 30 तारीख को ही है शायद BMW का। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है ऊष्मागतिकी निकाय यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो था वो स्थान है। क्या है? वो स्थान है जहाँ हम किसी गैस या भाप की, ठीक है, भाप, गैस या भाप की संतति यानी द्रव्यमान एवं ऊर्जा के अंतरण अंतरण यानी ट्रांसफर का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं भाई? एक बार और देख लो, चीजों को समझना है बस। ठीक है, ऊष्मागतिकी निकाय वह स्थान है, क्या लिखोगे आप? ऊष्मागतिकी निकाय वह स्थान है जहां हम किसी गैस या भाप की द्रव्यमान, ठीक है, गैस या भाप की जो उसकी भार होती है, द्रव्यमान होती है, ठीक है, भाप की द्रव्यमान एवं ऊर्जा जो होती है उसका ट्रांसफर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी अंतरण का क्या करते हैं हम लोग? अध्ययन करते हैं। निकाय का आयतन परिवर्तनीय हो सकता है। ठीक, तो आपको बस इतना लिखना है। सिंपल आपको छोटा सा लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है? पॉइंट टू पॉइंट करके लिखना है भाई। पॉइंट क्या करके लिखोगा? पहला पॉइंट लिखो, मैं बता रहा हूँ। पहले पॉइंट में लिख लोगे ऊष्मागतिकी, ठीक है, ऊष्मागतिकी निकाय, ऊष्मागतिकी निकाय की गैस या भाप का वास्तविक या कल्पित घेरा उसकी सीमा कहलाती है। ऊष्मागतिकी यही है पॉइंट आपका। ऊष्मागतिकी निकाय की गैस या भाप, ठीक है, गैस या भाप का वास्तविक या कल्पित घेरा। कौन सा घेरा भाई? वास्तविक, एक्चुअली, ठीक है, यानी कि आपका वास्तविक या कल्पित जो घेरा होता है, ठीक, उसकी बाउंड्री कहलाती है। समझ पा रहे हो? ऊष्मागतिकी निकाय की गैस या भाप का, ठीक है, इसका गैस या भाप का वास्तविक या कल्पित घेरा, ठीक है, क्या कहलाती है? उस बाउंड्री कहलाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि बाउंड्री क्या होती है भाई। ऊष्मागतिकी का कल्पित है गैस या भाप का कल वास्तविक या कल्पित घेरा। ठीक है, गैस हो गया या भाप हो गया, दोनों में से किसी एक चीज का वास्तविक या कल्पित जो घेरा होता है, ठीक है, जो घेरा होता है, ठीक है, उसकी सीमा कहलाती है। किसका? ऊष्मागतिकी निकाय की। ठीक, समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप दूसरा पॉइंट करके क्या लिखोगे? मैंने पहला पॉइंट आपको बता दिया क्या लिखना है। आप सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे? उसमें सेकेंड पॉइंट में लिखोगे आप निकाय की सीमा यानी कि बाउंड्री स्थिर या परिवर्तनशील हो सकती है। जो निकाय जो हमारी है, ठीक है, उसकी सीमा क्या हो सकती है? स्थिर भी हो सकती है और बदल भी सकती है, यानी परिवर्तनशील हो सकती है। तो आप देखो, इजी दो पॉइंट है, आपको इजीली दो पॉइंट आपको याद रखना है। उसमें गतिकी निकाय की गैस या भाप, ठीक है, ये चीज याद रखना भाई। गैस या भाप की वास्तविक या कल्पित जो घेरा होती है ना भाई, वास्तविक या कल्पित जो घेरा होती है वही सीमा होती है। ठीक है, सीमा पूछ सकता है उसमें गतिकी निकाय की सीमा, तो बस बता दो कि उसमें गतिकी निकाय की सीमा गैस या भाप का वास्तविक कल्पित या घेरा जो होता है वो उसकी सीमा कहलाती है। ठीक, दूसरे पॉइंट में लिखोगे उसमें निकाय की सीमा स्थिर या परिवर्तनशील हो सकती है। सिंपल है यार, इतना कर सकते हो। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है हमारा। आगे आपका दे रखा है ऊष्मागतिकी निकाय कितने प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा वन बाई। देखिए, मैं एक टॉपिक दिया, मैं उठा रहा हूँ ऊष्मागतिकी, तो वहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन को मेंशन किया जाएगा। बस वीडियो को आपको बिना स्किप किए देखना है। ठीक है, वीडियो को स्किप किए बिना देखोगे तो मजा आएगा भाई, उस तरह भगा भगा के देखोगे, ठीक है, तो मजा नहीं आएगा उतना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऊष्मागतिकी को हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे आ गए, पहले तो हम लोग ऊष्मागतिकी समझ लिए भाई। ऊष्मागतिकी निकाय को हम लोग जान लिए क्या होता है, इसकी बाउंड्री को समझ लिए हैं। ठीक है, स्थिर भी होता है इसका बाउंड्री, परिवर्तनशील भी होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऊष्मागतिकी निकाय के, अब इसके हम लोग प्रकार के बारे में जानेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है। आपको पूछ सकता है एग्जाम में ऊष्मागतिकी निकाय क्या होता है। ठीक है, ऊष्मागतिकी निकाय के प्रकारों का उल्लेख कीजिए, साथ में दे सकता है। ठीक है, या फिर देगा आपका ऊष्मागतिकी निकाय क्या होता है, तो आप सिर्फ उतना लिखोगे जो हम लोग इसके पहले वाले में देखे हैं। ठीक है, या फिर आपसे पूछेगा कि ऊष्मागतिकी निकाय के प्रकार, तो प्रकार के बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं। तो प्रकार के चलिए देखते हैं कितने प्रकार का होता है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि ऊष्मागतिकी की फर्स्ट निकाय जो है आपका बंद निकाय, यानी जिसे इंग्लिश में क्लोज सिस्टम बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, आप क्लोज सिस्टम बोलोगे इसको। और सेकेंड है आपका खुला निकाय, जिसे इंग्लिश में ओपन सिस्टम बोला जाता है। और तीसरा हमारा विभिन्न निकाय, जिसे आइसोलेटेड सिस्टम बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊष्मागतिकी निकाय कितने प्रकार के होते हैं। यहीं पे आपका क्लियर हो गया है। ऊष्मागतिकी निकाय जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक, कौन कौन सा होता है? पहला बंद निकाय, दूसरा खुला निकाय, तीसरा विभिन्न निकाय। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको चीजें।
ठीक है, बंद निकाय, खुला निकाय और विभिन्न निकाय। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग बंद निकाय के बारे में समझते हैं और खुला निकाय और विभिन्न निकाय। ठीक है, वन बाय वन करके समझते हैं तीनों को हम लोग। तो आप देखिए, आपका फर्स्ट आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बंद निकाय। ठीक है, तो चलिए समझते हैं भाई बंद निकाय क्या होता है। ठीक है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा मेंटेन कर लेता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पर। जी हाँ, बिल्कुल अब सही है। हम लोग समझ रहे हैं बंद निकाय को, तो बंद निकाय को जानेंगे कि बंद निकाय होता क्या है। ठीक, इसे इंग्लिश में क्लोज सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बंद निकाय उसे कहते हैं जिसकी सनहति, सनहति यानी मास भी होता है। ठीक है, या द्रव्यमान, जिसे इंग्लिश में मास बोला जाता है और हिंदी में द्रव्यमान एक नाम है इसका। ठीक है, उष्मागत की, द्रव्यमान आपको पता होगा, इतना जानते होगे। ठीक है, यहाँ देखो, जिसकी सनहति उष्मागत की प्रक्रम के पूर्व व बाद में स्थिर रहती है। ठीक है, पहले और बाद में क्या होती है भाई, स्थिर रहती है। ठीक है, इस निकाय में केवल उष्मा यानी हीट व ऊर्जा ही निकाय की सीमा पार कर सकती हैं, जैसे बैटरी, चाय की केतली आदि। देखिए, ये आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आपका क्वेश्चन पेपर चल रहा है, तो आपको सिंपल क्या करना है चीज़ों को, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, जल्दीबाजी में कवर करना है, क्योंकि ज़्यादा समझाने लगे, यदि ज़्यादा समझाया जाएगा तो आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है भाई। ठीक है, सिंपल बात है, आप इसी में सिर्फ अटके रह जाएंगे पहले चैप्टर में ही। ठीक है, दूसरे चैप्टर नहीं, जो भी, यानी कि मान लो आपका एक मॉडल पेपर आ रहा है बनकर, सिर्फ उसी में अटके रह जाओगे, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखना है ना, तो चीज़ों को जल्दी जल्दी समझना है। ठीक है, यदि आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझना है तो आपको, आपके लिए, ठीक है, वन बाय वन करके चैप्टर वाइज लेक्चर बनाया गया है, ज़्यादा 7 चैप्टर तक बनाया गया है, उसको आपको वहाँ से जाके रीड कर सकते हो, वहाँ से चीज़ें आपको और स्पष्ट हो जाएंगी। तो फिलहाल यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, एक एक नज़र मारते रहिएगा। बंद निकाय क्या होता है, बंद निकाय उसे कहते हैं, किसे कहते हैं भाई, देखिए, जिसकी सनहति, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान उसमें गतिकी प्रक्रम के पूर्व वह बाद में स्थिर रहती है। समझ पा रहे हो भाई, एक बार और देखो, बंद निकाय उसे कहते हैं, किसे कहते हैं, जिसकी सनहत यानी कि जिसकी द्रव्यमान जिसका होता है, उसे कहते हैं जिसका द्रव्यमान क्या होता है, उसमें गतिकी प्रक्रम के पूर्व, उसमें गतिकी प्रक्रिया के पहले और उसमें गतिकी प्रक्रिया के बाद में, ठीक है, क्या रहता है, स्थिर रहता है। समझ पा रहे हो, वही बंद निकाय का कहलाता है। ठीक है, इस निकाय में केवल उष्मा और ऊर्जा ही निकाय की सीमा पार कर सकती है, जैसे बैटरी, चाय, केतली आदि। सिंपल मैं आपको इसमें क्या लिखाऊंगा, आप सिंपल आप बंद निकाय आईडी देखो, आप देखो, एक नोट्स बनाओ और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, क्वेश्चन डाल दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसी में लिखना है आपको, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखना है आपको, बंद निकाय हेडिंग डालना है, उसमें आप लिखना है सिंपल, पहले बंद निकाय हेडिंग डालने के बाद आप सिंपल इतना लिखोगे भाई, बंद निकाय उसे कहते हैं, किसे कहते हैं, जिसका द्रव्यमान जो होता है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, जिसका द्रव्यमान उष्मागत की प्रक्रिया के पूर्व, ठीक है, उष्मागत की प्रक्रिया के पहले और उष्मागत की प्रक्रिया के बाद, ठीक है, क्या होती है, स्थिर रहती है। इतना लिख दोगे, उसके बाद मैं आपको पॉइंट करके लिखाऊंगा, पॉइंट करके लिखो। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, पहला पॉइंट लिखोगे, इस निकाय में केवल उष्मा व ऊर्जा ही निकाय की सीमा पार कर सकते हैं। इस निकाय में क्या, केवल उष्मा, हीट और ऊर्जा। ठीक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, क्वेश्चन, ठीक है, पॉइंट मिला आपको। इस निकाय में केवल उष्मा और ऊर्जा ही क्या करती है, निकाय की सीमा जो होती है, उसकी जो बाउंड्री होती है, पार कर सकती है, उष्मा और ऊर्जा ही। समझ पा रहे हो आप। ठीक है, अब उसके बाद अगले पॉइंट में लिखना है, ठीक है, बंद निकाय के उदाहरण ऐसे बस डाल देना और लिख देना, बैटरी, चाय, केतली आदि, बस। ठीक, आई होप आपको बंद निकाय में समझा पाया होऊंगा। यदि कहीं आप मुझसे मिस्टेक हुआ होगा तो दोस्तों मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। ठीक है, तो यदि मिस्टेक हुआ होगा तो भाई माफ़ी भी कर देना और कमेंट सेक्शन में बता देना, जिसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा भाई। गलती सबसे होती है। ठीक है, तो मैं हम लोग अब चलिए दूसरा समझते हैं, खुला निकाय। बंद निकाय को भाई समझ लीजिए, खुला निकाय देख लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, आपको बिल्कुल भी वीडियो की स्किप नहीं करना है भाई। वीडियो स्किप करके देखो तो कहीं ना कहीं गलती कर जाओगे तुम। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग खुला निकाय। खुला निकाय यानी जिसे इंग्लिश में ओपन सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, तो ओपन सिस्टम को समझते हैं कि ओपन सिस्टम क्या होता है भाई। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, इस निकाय में, किस निकाय में, खुला निकाय में, उष्मा गतिकी के दौरान द्रव्यमान, संहति दिया है यहाँ पे, इस द्रव्यमान, उष्मा व ऊर्जा, ठीक है, हीट एंड एनर्जी, तीनों ही निकाय की सीमा पार कर सकते हैं भाई। इसमें देखो, खुला निकाय में उसमें नहीं पार कर सकते थे, द्रव्यमान जो था, द्रव्यमान, ठीक है, उष्मा व ऊर्जा ही पार कर सकते थे, द्रव्यमान नहीं पार कर सकता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिंपल उल्टा हो गया चीजें। इस निकाय में उष्मा गतिकी के दौरान संहति, द्रव्यमान, उष्मा व ऊर्जा, ठीक है, समझ पा रहे हो, मास हो गया आपका, देखो, मास, हीट एंड एनर्जी, तीनों ही निकाय की सीमा को, निकाय की जो बाउंड्री होती है उसको क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है, खुला निकाय कहलाता है। इस प्रकार के निकाय की संहति स्थिर नहीं रहती है, इसकी जो संहति, जो द्रव्यमान होता है वो स्थिर नहीं रहती है। ठीक है, जैसे बॉयलर, टरबाइन, पंप, नोजल, ठीक है, इन सबके बारे में आप लोग स्टडी कर लिए होंगे।
फर्स्ट में ही आप लोगों ने बॉयलर के बारे में समझे होंगे, ठीक है। उसमें क्या नाम है, फिजिक्स में है, फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में। तो यहाँ आप देखिए बॉयलर हुई जो भाप जिसमें बनता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जिस निकाय में उष्मा गति, क्या लिखोगे, सिंपल आप खुला निकाय हेडिंग डालो। खुला निकाय हेडिंग डालने के बाद उसमें लिखोगे इस निकाय में उष्मा गति के दौरान संहति उष्मा व ऊर्जा, ठीक है। यानी कि हिंदी इंग्लिश में लिख लो मास हीट एनर्जी, जो तीनों जो क्या होती हैं, एक ही सीमा, सॉरी तीनों सीमा पार कर सकते हैं। एक पॉइंट इसमें लिखना, इस प्रकार के निकाय की संहति यानी द्रव्यमान स्थिर नहीं रहती है। दूसरा पॉइंट लिखना है, ठीक है, उष्मागतिकी के निम्न एग्जाम्पल है जैसे कि बॉयलर, टरबाइन, पंप, नोजल, ठीक है। 2 पॉइंट आपका इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और कुछ डेफिनेशन भी आपका छोटा सा मिल जाएगा, ठीक है। तो हम दो चीज़ों को समझ लिए हैं, और तीसरा हम समझेंगे विभिन्न निकाय, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि भाई विभिन्न निकाय क्या होता है, ठीक है। बस वीडियो में बने रहो यार, वीडियो में बने रहोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपका बस यही जान नुकसान नहीं होने वाला है। वीडियो क्यों थोड़ा लेट आया, क्योंकि भाई अपने भी एग्जाम की तैयारी करनी है, कॉलेज में वहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा था, तो उधर थोड़ा डिस्टर्ब थे, ठीक है। तो खैर अब तो फिनिश हो गया है, हर कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है आगे पीछे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग समझते हैं विभिन्न निकाय को, जिसे इंग्लिश में आइसोलेटेड सिस्टम बोला था। तो आपको ऐसे लिख के दे देगा आपके एग्जाम में, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है समझाइए, ठीक है। आइसोलेटेड, तो आप नहीं जानोगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। दो नाम जो जितने भी नाम जो दे रहा है, ठीक है, सारे नामों को आपको याद रखना है भाई। उसके अंदर डिफिनेशन के अंदर कुछ चीज़ें कम याद रखो, ठीक है, लेकिन नाम याद रखना जरूरी है, किसके कितने नाम है। अरुण है तो अरुण का वरुण भी नाम है, करुण भी नाम है, जो नाम है सारे नाम जानो, ठीक है उसका। यही है टेक्निकल टर्म, ठीक है। तो बस यही था आइसोलेटेड। चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। लिखा है इसमें, इस प्रकार के निकाय में ऊष्मागतिकी प्रक्रम के दौरान निकाय की संहति मास तथा उष्मा हीट व ऊर्जा एनर्जी तीनों में से कोई भी निकाय की सीमा को पार नहीं करते हैं। भाई उल्टा है, विपरीत आपका, ठीक है। इस प्रकार के निकाय को ऊष्मागतिकी का विभिन्न निकाय कहते हैं, समझ पा रहे हैं। जैसे थर्मस, थर्मल थर्मल फ्लास्क में आप नाम सुने होंगे भाई, इसमें चाय रख दिया जाता है, नहीं बाहर जाते हैं ना अंदर, उसमें उसमें प्रवेश करता है, तो वही है। फिर एक बार आप समझ लो आइसोलेट सिस्टम क्या होता है। इस प्रकार के, देखो भाई तुरंत हेडिंग डालो, लेट हो रहा जाता, ठीक है, इसमें हेडिंग डालो, इस प्रकार के निकाय में ऊष्मागतिकी प्रक्रम के दौरान निकाय की संहति उष्मा, ठीक है, यानी कि देखो इस प्रकार के निकाय में ऊष्मागतिकी के दौरान निकाय की मास हीट एंड एनर्जी तीनों में से कोई भी निकाय की बाउंड्री को पार नहीं करते हैं। पॉइंट करके लिखना, इस प्रकार के निकाय को ऊष्मागतिकी का विभिन्न निकाय कहते हैं, सॉरी उसी में लिख लेना, इस प्रकार के निकाय को ऊष्मागतिकी का निकाय कहते हैं, ठीक है। और जैसे करके एक डाल लेना, तो जैसे थर्मल, बस इतना लिखना भाई, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। और सिंपल आप यदि वीडियो में प्यार मोहब्बत दिखाओगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़ाओगे, तो भाई सिंपल है आपके लिए, मैं अगला वीडियो बहुत जल्द लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी इजीली आप गेन कर पाओगे, ठीक है, क्वालिफाई कर पाओगे। तो बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करते रहोगे तो आपको भी सपोर्ट करने में मज़ा आएगा भाई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। आगे देखिए, आगे हमारा क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, लिखा है ऊष्मागतिकी के खुले निकाय तथा बंद निकाय में अंतर, ठीक है। कौन कौन से निकाय खुले, अभी हम लोग समझे हैं, ओपन ओपन सिस्टम और, ठीक है, क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो इन तीनों को, सॉरी दोनों, खुले निकाय और बंद निकाय में अंतर हम लोग देखिए पूछ सकता है आपके एग्जाम में, खुले निकाय और बंद निकाय में अंतर बताइए। तो हम लोग जान लेते हैं भाई खुले निकाय और बंद निकाय में अंतर, पहले ही हम तैयार रहेंगे, कहाँ ढील पड़ेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं खुले निकाय और बंद निकाय में अंतर क्या होता है। उत्तर लिखा है, खुले निकाय तथा बंद निकाय निकाय में निम्न प्रकार के अंतर है, वे इस प्रकार हैं भाई। खुले निकाय और बंद निकाय में कौन कौन सा अंतर है देखते हैं। पहला हमारा खुला निकाय दे रखा है, ठीक है, इसको हम लोग देख ले रहे हैं। इस निकाय में संहति उष्मा व ऊर्जा तीनों ही निकाय की सीमा पार कर सकते हैं, ठीक है। इस निकाय में, इस निकाय में, खुला निकाय में, आपको समझ में आ रहा है, खुला निकाय में देखो यहाँ से आप डेफिनेशन भी बना सकते हो और अंतर भी लिख सकते हो वहाँ से। इस निकाय में संहति उष्मा, ठीक है, संहति, पहले एक मिनट मैं एक बार आपको और क्लियर करना चाहूँगा। पहले इस निकाय में संहति बोले तो मास, हीट यानी कि उष्मा व ऊर्जा, ठीक है, 3 चीज हो गए आपका। तीनों ही निकाय की बाउंड्री को यानी कि सीमा को क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, किसमें, खुला निकाय में। एक पॉइंट मिल गया आपको, खुला निकाय में मास हीट एनर्जी तीनों निकाय की बाउंड्री को पार कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, इसमें लिखा है संहति यानी कि मास स्थिर नहीं रहता भाई, द्रव्यमान जो है खुला निकाय में स्थिर नहीं रहता। कान खोल के सुनते रहो, बस सुनना है आपको, चीज़ों की लिखना है, ठीक है। चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, बहुत कोई वो 30 मार्क खाने वाली चीज़ें नहीं है।
ठीक है, आपको तीसरा देखना है, इनका प्रवाह एक स्थान पर होता है। ठीक है, किस स्थान पर होता है? इनका प्रवाह एक स्थान पर ही होता है। ठीक है, और स्थान पर नहीं होता है। यह प्रवाह सरल होता है। जो खुला निकाय का जो प्रवाह होता है क्या होता है? सरल होता है। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हैं, लिख लो भाई यहाँ पे, टरबाइन, पंप, कंप्रेसर, नोजल आदि। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब समझते हैं कि बंद निकाय क्या होता है, खुला निकाय के आपको बारे में समझ में आ गया होगा। बंद निकाय को देख लेते हैं। इसमें ऊष्मा व ऊर्जा ही निकाय की सीमा पार कर सकते हैं। ठीक है, ऊष्मा और ऊर्जा, भाई बंद निकाय देखो उसमें तीनों जो होते हैं निकाय की सीमा को पार करते थे, लेकिन इसमें कौन सा? ऊष्मा करेगा और ऊर्जा करेगा। इसमें भाई संहति यानी कि मास आपका जो है, मास यानी द्रव्यमान जो है, जिसे संहति बोला जा रहा है। ठीक है, वो आपका निकाय की सीमा को पार नहीं कर पाएगा, लेकिन इसमें ऊष्मा और ऊर्जा दोनों ही निकाय की सीमा को पार कर सकते हैं। किसमें? बंद निकाय में। ठीक है, इसमें संहति स्थिर रहती है, उसमें संहति यानी कि मास स्थिर नहीं रहता है। इनका प्रवाह प्रक्रम बदलता रहता है। ठीक है, उसका प्रवाह प्रक्रम बदलता नहीं है। खुले निकाय की अपेक्षा थोड़ा जटिल होता है। या उदाहरण देखिए, कार, बैटरी, चाय की केतली आदि। ठीक है, देखिए इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, चीज़ आपको बहुत ही इजीली समझ में आ रही होगी, उतने आप, ठीक है, उतने समझदार हो भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ईंधन के उच्च उष्मीमान एवं निम्न उष्मीमान को समझाइए। भाई उच्च उष्मीमान और निम्न उष्मीमान को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं भाई उच्च उष्मीमान और निम्न उष्मीमान क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा उच्च उष्मीमान और निम्न उष्मीमान। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर करके आपका लिखा है उत्तर। तो चलिए इसको एक बार हम लोग समझते हैं। यहाँ पे लिखा है उच्च उष्मीमान। ठीक है, समझ लीजिए भाई, उच्च उष्मीमान 2008। ठीक है, कोई नहीं, सॉरी यार, 2008 में पूछा गया है उच्च उष्मीमान के बारे में, डेफिनेशन पढ़ना है, सॉरी यार। तो लिखा है इसे सकल या ग्रास, ठीक है, उष्मीमान भी कहते हैं। कौन कौन से? सकल या ग्रास उष्मीमान भी कहते हैं। इससे उच्च उष्मीमान को, ठीक है, पूछ सकता है आपको सकल उष्मीमान बताइए, या फिर पूछ सकता है ग्रास ग्रास उष्मीमान बताइए, तो आप समझ जाओगे कि उच्च उष्मीमान का ही बात हो रहा है। ठीक है, इस ईंधन का उच्च उष्मीमान इसकी उसकी सनहती इकाई या आयतन के पूर्ण दहन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली उष्मा मात्रा है, जबकि जल वाष्प के संघनन से प्राप्त उष्मा भी सम्मिलित की गई हो। ठीक, वही क्या कहलाती है? उच्च उष्मी मान कहलाती है। ठीक है, आई होप आपको उच्च उष्मी मान समझ में आया होगा भाई। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, इसे सकल या ग्रास, यहाँ पे देखो पॉइंट करके लिखना, उच्च उष्मी मान हेडिंग डालो और पॉइंट करके लिखो उसमें, इसे सकल या ग्रास उष्मी मान भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरा लिखना इसमें क्या? दूसरा इसमें लिखना किसी ईंधन का उच्च उष्मीमान उसकी इकाई सनहत या आयतन के पूर्ण दहन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली उष्मा मात्रा है। 2 पॉइंट लिखना बहुत है इसमें, 2 पॉइंट से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि इसके टाइप भी होते हैं उच्च उष्मीमान में। उच्च उष्मीमान आप उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निम्न उष्मीमान के बारे में जानेंगे। ठीक है, निम्न उष्मीमान क्या होता है? लॉ कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, इसके पहले मैंने इसमें जो फर्स्ट चैप्टर जो है, चूंकि मैं इसको पढ़ाया था, तो उसमें बहुत ही इजी वे में इसका था डेफिनेशन, तो आप वहाँ से भी जाके लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसे शुद्ध, ठीक है, निम्न उष्मीमान को इसे शुद्ध या नेट उष्मीमान कहते हैं। देखो यहाँ पे देखो, तुरंत पॉइंट में लिखो, निम्न उष्मीमान को शुद्ध या नेट उष्मीमान कहते हैं। एक पॉइंट आपका मिल गया। ठीक है, किसी ईंधन का निम्न उष्मीमान, आगे लिखा है किसी ईंधन का निम्न उष्मीमान उसकी इकाई सनहत या आयतन के पूर्ण दहन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला उष्मा मात्रा है, जबकि जल वाष्प के संघनन से प्राप्त उष्मा मात्रा सम्मिलित न की गई हो। ठीक, सिंपल आपको क्या लिखना है? पहले आपको हेडिंग डालना है निम्न उष्मीमान। निम्न उष्मीमान में आपको क्या लिखना है? लिखना है यहाँ से पहले किसी ईंधन का निम्न उष्मीमान उसकी इकाई सनहति या आयतन के पूर्ण दहन, ठीक है, इकाई सनहति, ठीक है, इकाई द्रव्यमान या आयतन के पूर्ण दहन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली उष्मा मात्रा। ठीक है, उष्मा मात्रा निम्न उष्मीमान कहलाती है। बस इतना लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना आपको, इसमें लिखना यही है। एक बार और बता रहा हूँ, किसी ईंधन का निम्न उष्मीमान उसकी इकाई सनहत यानी कि इकाई द्रव्यमान या आयतन के पूर्ण दहन के फलस्वरूप जो प्राप्त उष्मा होती है निम्न उष्मीमान कहलाती है। सिंपल मैं आपको लिखवा दिया हूँ, पॉइंट करके लिखना है, इसे शुद्ध नेट या उष्मीमान भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ लिए हैं, निम्न उष्मीमान और उच्च उष्मीमान को भी समझ लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा श्यानता और ऑक्टेन अंक को समझाइए। ठीक है, ऑक्टेन लिखा लेकिन ऑक्टेन अंक हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपको क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चीज़ों को समझना है,
क्योंकि आपका कई लेक्चर आने वाला है, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आप लोगों ने सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्द जल्द आपके लेक्चर आएंगे और चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से लाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम श्यांता। ठीक है, पहले क्वेश्चन को लिख लो भाई, क्वेश्चन नोट करोगे तो और बढ़िया रहेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहा है। ठीक है, इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। श्यांता और आक्टेन अंक को समझाइए, या फिर कई अंक मान दे देगा, ठीक है, लिख देगा निम्न को समझाइए। ठीक है, तो नीचे ए करके दे देगा श्यांता और बी करके देगा आक्टेन, बस ऐसे ही आएगा। तो आपको श्यांता और आक्टेन का परिभाषा देगा, याद रहेगा तो आप कहीं से भी लिख दोगे, किसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं भाई श्यांता को। श्यांता क्या होता है, श्यांता को देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लूँ थोड़ा सा, कि जिससे कि और अच्छा दिखे, क्लियरिटी दिखे इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसको। श्यांता द्वारा किसी द्रव के गाढ़े या पतलेपन की जानकारी होती है। भाई श्यांता आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में ही। ठीक है, फिजिक्स में श्यांता क्या होता है, जो द्रव का, ठीक है, उसके रिलेटिव मोशन को क्या, ठीक है, वही है था सघनता होता है ना, कुछ ऐसा करके। ठीक है, तो वही है चीजें। आप देखो सघनता क्या होता है, द्रव्यमान श्यांता जो होता है, श्यांता द्वारा किसी द्रव के गाढ़े या पतलेपन की जानकारी होती है। ठीक है, यदि श्यांता अधिक होगी तो थोड़ा सा क्या होता है, गाढ़ा होता है। यदि श्यांता कम होगी तो उसमें फिसलन अधिक होगा, और श्यांता अधिक होगी यदि किसी तरह में, तो उसमें उसमें फिसलन कम मात्रा में होता है। ये चीजें होती है ना। आगे देखिए, सॉरी यार, आगे क्या दे रखा है। आगे लिखा है, द्रव प्रवाह के अंतर्गत उसके अणुओं में पारंपरिक घर्षण। जब द्रव का प्रवाह होता है तो उसके अणुओं में क्या होता है, पारंपरिक घर्षण। ठीक है, उसके बाद प्रवाह का विरोध करता है, इसे श्यांता कहते हैं। सिंपल भाषा में हमका लिखा है। ठीक है, तो आगे भी लिख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। पहले पूरी थ्योरी को एक बार रीड कर लेते हैं। क्या लिखा है, श्यांता को गतिक श्यांता भी कहते हैं। ठीक है, और इसे म्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई न्यूटन, ठीक है, सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल से होती है। अधिकतर निरपेक्ष गतिकी श्यांता का प्रयोग किया जाता है, जो गतिक श्यांता तथा द्रव के घनत्व का अनुपात होती है तथा भी द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसकी इकाई मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, तो चलिए श्यांता के बारे में भाई भारी भरकम चीजें लिखते हैं हम। श्यांता क्या होती है, पहले सर्वप्रथम आप श्यांता हेडिंग डालोगे, उसमें लिखोगे श्यांता द्वारा किसी द्रव के गाढ़े या पतलेपन की जानकारी होती है। सिंपल है भाई ये, इससे ज्यादा सिंपल नहीं मिलेगा आपको। श्यांता द्वारा क्या होती है, किसी द्रव, कोई द्रव होगा, उसके गाढ़ेपन का या फिर पतलेपन का। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, गाढ़ेपन या पतलेपन का क्या मिलती है, हमको जानकारी प्राप्त होती है। सिंपल आप लिख लोगे इतना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे लिखो, द्रव प्रवाह के अंतर्गत, जब द्रव का प्रवाह होता है, जब द्रव प्रवाहित होता है, ठीक है, तो उसके उसके अंतर्गत क्या होता है, उसके अणुओं में पारंपरिक पारंपरिक घर्षण प्रवाह का विरोध करता है, इसे श्यांता कहते हैं। इतना डिफिनेशन आपको लिखना है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। श्यांता द्वारा किसी द्रव के गाढ़े या पतलेपन की जानकारी होती है। इसके अंतर्गत जब, ठीक है, इसका प्रवाह होता है तो इसमें घर्षण उत्पन्न होता है, प्रवाह का प्रतिरोध करता है, इसे श्यांता कहते हैं। ठीक है, सिंपल आप यहाँ से समझ के लिख लोगे और बढ़िया रहेगा। ठीक है, आगे क्या लिखोगे, आगे बस आप इतना लिख दोगे थ्योरी ने, आगे पॉइंट करके लिखोगे। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, पहले पॉइंट में लिखोगे श्यांता को गतिक श्यांता भी कहते हैं। सिंपल। दूसरा पॉइंट लिखोगे, छोटा छोटा पॉइंट कर दोगे, आकर्षण लगता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, इसकी इकाई न्यूटन, ठीक है, न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है। ठीक है, 3 पॉइंट लिख दोगे इसमें। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तक कोई दिक्कत नहीं है। 3 पॉइंट इतना लिखोगे, ये लिखो श्यांता के बारे में इतना बहुत है। ठीक है, ज़्यादा मैं आपको थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है भाई। मैं थ्योरी लिखवाना शुरू कर दूंगा तो भाई आपका काम हो गया है यहाँ पे। देखिए, अगला हमारा है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर को समझते हैं कि ऑक्टेन नंबर देखिए 2008 और 9 में पूछा है, पूछ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। समझते हैं ऑक्टेन नंबर होता क्या है। ऑक्टेन नंबर आप इससे पहले जान चुके हो, एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद आने वाले क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, इसमें से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। दिया है ऑक्टेन, ऑक्टेन नंबर आइसो ऑक्टेन तथा एन हेप्टेन के एक मिश्रण में ऑक्टेन का आयतन रूप में प्रदर्शित है, जो अमुक ईंधन के नॉकिंग लक्षण से ठीक मेल खाता है। इस इंजन की अधिकतम शक्ति इसमें प्रयुक्त ईंधन के ऑक्टेन नंबर के साथ भी बढ़ती है। समझ पा रहे हो आप। ठीक है, यहाँ आप देखो, सिंपल एक बार और समझाने की कोशिश करूंगा। ऑक्टेन अंक क्या होता है, इसमें लिखोगे ऑक्टेन नंबर जो होता है या फिर ऑक्टेन अंक, आइसो ऑक्टेन तथा एन हेप्टेन क्या है। देखो सिंपल मैं एक बार और समझाऊंगा। ठीक है, आइसो जो पहले लिखो ऑक्टेन अंक। ठीक है, ऑक्टेन अंक हेडिंग डालोगे, क्या लिखोगे उसमें, ऑक्टेन अंक जो होता है वो आइसो ऑक्टेन। ठीक है, कौन सा ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन और एन हेप्टेन। ठीक है,
एन हेप्टेन के एक मिश्रण में ऑक्टेन का आयतन रूप में प्रतिशत है। ऑक्टेन के इसमें आयतन रूप में प्रतिशत है जो अमुक ईंधन के नॉकिंग लक्षण से ठीक मेल खाता है। ठीक, इतना लिखोगे सिंपल। उसके बाद सिंपल इसमें लिखोगे किसी इंजन की अधिकतम शक्ति इसमें प्रयुक्त ईंधन के ऑक्टेन नंबर के साथ भी बढ़ती है। इसमें ये पॉइंट करके लिख देना और इस तरह आप थ्योरी के रूप में लिख देना। सिंपल है, पढ़ोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी भाई। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। ठीक है, ओवरऑल इसमें 6 क्वेश्चन मैं लेकर आया था, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन यदि आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, जिससे मोटिवेशन मिलेगा। और मोटिवेशन मिलने के बाद तो भाई वीडियो बनाने का तो इच्छा तो करता ही मेरा, मैं वीडियो आपको आपके लिए तुरंत लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको क्या होता है। चीज़ें चीज़ें हम देखो, इस पूरा यानी कि जिसे इंग्लिश में फ्लैश पॉइंट बोला जाता है, बिल्कुल इसकी स्किप नहीं करना है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, फ्लैश पॉइंट और हिमांग फ्रीजिंग पॉइंट को समझाइए। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट और सॉरी फ्लैश पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। इसको आपको इंग्लिश टर्म भी याद करना है और हिंदी टर्म भी। फ्लैश पॉइंट के हिंदी में स्फुरंक बिंदु बोलते हैं और फ्रीजिंग पॉइंट को हिमांक बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फ्लैश पॉइंट के सर्वप्रथम समझते हैं कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा फ्लैश पॉइंट। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लोग फ्लैश पॉइंट और हिमांक को समझेंगे और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है आपका, तो आपको बहुत ही बेहतरीन देखिए फ्लैश पॉइंट कितना पूछा गया भाई, 5 में, 6 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में। ठीक है, मैं भी आपका 22 में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस पूरा फ्लैश पॉइंट को समझते हैं। वह न्यूनतम तापमान जिस पर किसी तेल या ईंधन, क्या भाई तेल या ईंधन का वायुमंडलीय वायु के साथ बना मिश्रण क्षण भर के लिए उस समय जलता है जब एक लौ उसके समीप लाई जाती है। समझ पा रहे हो, वह न्यूनतम तापमान जिस पर किसी तेल या ईंधन का वायुमंडलीय वायु के साथ बना मिश्रण क्षण भर के लिए उस समय जलता है जब एक लौ उसके समीप लाई जाती है। ठीक है, मैं सिंपल आपको बता देना चाहता हूँ। फर्स्ट जो सिविल वाले सॉरी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप लोग फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स। ठीक है, तो आप उसमें फ्लैश पॉइंट का चूंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल दे रखा है, तो वहाँ से देखिए आपको इच्छा करेगा तो यार लिख लीजिएगा, वहाँ से भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता था यहाँ पे। अगला देखिए हम हिमांक को समझते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट को समझ लेते हैं भाई। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, यहाँ देखिए लिखा है यह वह तापमान है जिस पर कोई द्रव ईंधन इतनी ठोस अवस्था धारण कर लेता है कि जब उसे एक परख नली में 45 डिग्री पर झुकाने पर 1 मिनट तक भी इसकी सतह क्षैतिज नहीं होती। सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा क्या होता है। वह तापमान है जिस पर कोई द्रव जो होता है द्रव ईंधन इतनी ठोस अवस्था धारण कर लेता है ना भाई, कि जब उसे एक परख नली में 45 डिग्री पर झुकाने पर 1 मिनट तक भी इसकी सतह क्षैतिज नहीं होती है। तो सिंपल आपको समझ में आया होगा हिमांक क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आशा करता हूँ जो भी क्वेश्चन आपके लिए लाया होगा आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार। और इससे भी और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लाया जाएगा। मैं आपको बता रहा था ना, यदि उसमें गतिकी को उठाया गया है तो उसमें गतिकी के अंडर में जितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपका सारा क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे रिविजन कराया जाएगा। यदि आप चैनल पे बने रहोगे, सपोर्ट दिखाते रहोगे, तो आगे वाला जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे बिल्कुल इसी तरीके के रहेंगे कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए एग्जाम में। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस वीडियो में बने रहना, सॉरी चैनल में बने रहना और वीडियो को फुल वॉच करना है और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।